गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें। इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो अपलोड किया था और उसको आप लोग ज़रूर देखें, है ना। उसको देखने के बाद ये चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आएगी और जो नहीं देखे हों इसका इंट्रोडक्शन पार्ट उसको वो ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ और इस वीडियो को बड़ी केयरफुली सावधानी से स्टडी करें। हम लोग एक एक बात पे डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सभी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में किया है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, फिर आप यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करें। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, you know social and political life. NCERT gave the term social and political life. इसको नागरिक शास्त्र के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। तो क्योंकि अब इसको हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये आपके सोशल स्टडी का एक पार्ट है। सोशल मीन्स होता है सामाजिक, है ना, जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र बोलते हैं। नागरिक शास्त्र इसमें चूँकि ये पॉलिटिकल हमारे देश का, इसमें लॉ भी पढ़ना है ना, रूल एंड रेगुलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो इंक्लूड पॉलिटिकल, है ना। कोई भी देश किस प्रकार से चल रहा है ना, वहाँ के लोग, वहाँ के समाज का नेचर क्या है, कैसे फंक्शन करता है, इसकी जानकारी हमें यहाँ लेनी है। तो इसलिए इसका नाम टर्म दिया गया, CBSE ने, NCERT ने इसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इसका नाम रखा। और ये चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं, और नहीं हैं तो हम लोग इस चैप्टर में इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यह एक टर्म है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? You can see here a written documents in which we find the rules, है ना, law which a society would function is called constitution. आई होप कि आपको समझ में आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है। रिटेन डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? लिखित दस्तावेज। जो किस चीज़ की दस्तावेज? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, है ना, जिसके आधार पर कोई भी सोसाइटी, उस देश का, उस जगह का, है ना, जो सोसाइटी है, समाज है, वह फंक्शन करेगा, है ना, वह काम करेगा। उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए, कोई भी देश, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज।
Constitution tell us what the fundamental nature of the society. Constitution not only is the set of rule and regulation, but it also reflects the fundamental nature of the society, है ना। जैसे अब मान लीजिए कि किसी देश में यह संविधान है कि वहाँ के लोग, वहाँ का राज जो है किसी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होगा, वो लोग चलाएंगे, तो वहाँ वैसे ही चलेगा। जहाँ संविधान में लिखा है कि वहाँ देश में राजतंत्र होगा, वहाँ राजा चलाएगा देश, एक ही परिवार, फिर राजा के बाद उसके लड़के को गद्दी मिलेगी, तो वहाँ उसी प्रकार से चलेगा, ठीक है ना। तो यह वहाँ के समाज का नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ का समाज कैसे काम करता है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि पहले अभी सऊदी अरबिया है, देखिए, तो वहाँ संविधान में था कुछ दिन पहले कि वहाँ की औरत जो है गाड़ी ड्राइव नहीं करेगी, कार ड्राइव नहीं करेगी, तो वहाँ की औरतें कार ड्राइव नहीं करती थी। अब इधर हाल में उस कानून में, संविधान में संशोधन हुआ और वहाँ भी औरतों को अधिकार दिया गया संविधान के माध्यम से कि वहाँ की औरतें भी कार चला सकती है। तो अब वही नियम है, अब वहाँ की जो समाज है उसी प्रकार काम करेगा। आपने देखा होगा कि जैसे पीछे कभी आपको पढ़ाया होगा तो आपको याद हो कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ बहुत पहले स्लेव रखने की प्रथा थी, दास को रखने की प्रथा थी। तो वहाँ के जो लोग थे अमेरिकन्स, जो ब्लैक एंड वाइट थे, वो साउथ अफ्रीका वगैरह डिफरेंट कंट्री से वहाँ से स्लेव्स को लाते थे, है ना, स्लेव्स को लाते थे। और स्लेव्स को लाने के बाद उनको अपने यहाँ ला करके काम करते थे, ठीक है, उससे काम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे। तो एक दास रखने की प्रथा थी। तो वहाँ के संविधान में वैसा ही लिखा था कि ये लोग दास रख सकते हैं, है ना। तो ये लोग जाते थे दूसरे देशों में, वहाँ से गरीब मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित को उठा करके, खरीद करके वहाँ से जानवर के जैसे अपने देश में ले आते थे और उनसे काम करवाते थे, ठीक है। तो देखेंगे कि ये वहाँ के संविधान में ऐसा ही लिखा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दास प्रथा संविधान के द्वारा ही दिया गया था। तो वहाँ के लोगों को राइट था दास रखना। वहाँ तो प्रॉपर देखिए मार्केट लगता था, जैसे आम आदमी सब लोग किसी मेले, हाट, बाजार में एक बाजार लगती थी और वहाँ स्लेव की बिक्री होती थी, है ना, वहाँ बिक्री होती थी। जैसे हम लोग आजकल देखिए जो एनिमल को बेचते हैं, वैसे पहले स्लेव बिका करते थे और मार्केट से लोग खरीद के स्लेव को ले जाया करते थे, जहाँ भी संविधान में वैसा था। और उनसे वहाँ जानवरों से भी बदतर बर्ताव हुआ करता था। तो ये स्थिति थी। तो किसी भी देश का नेचर जो है, वह समाज कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे करेगा, वहाँ के संविधान के अनुसार ही, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही वहाँ का समाज फंक्शन करेगा। तो इसका मैंने एक एग्जांपल बताया कि साउथ अफ्रीका वगैरह से जो भी यूएसए में लेके जाया जाता था स्लेव को,
वो एक एनिमल के जैसे खरीद के लोग ले जाते थे। चूँकि अब वहाँ का कानून वैसे था, वहाँ का संविधान उन्हें अलाउ करता था। ठीक है, तो समाज का रिफ्लेक्शन हमारे संविधान से आता है। तो हमने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज। इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडियाज, है ना, दैट ए कंट्री अपहोल्ड। यही अभी हमने बातें की कि किस प्रकार से संविधान रिफ्लेक्ट करता है किसी भी समाज के आदर्श को, है ना, कि वहाँ का समाज का क्या आदर्श है, वहाँ की कंट्री किस आदर्श को अपहोल्ड करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो जैसे देखेंगे तो उसके बाद जो स्लेव प्रथा थी अमेरिका में, उसके बाद उस पर बहुत सारे काले गोरों के बीच में द्वंद्व हुआ, लोग जागरूक हुए और उसके प्रति बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में वहाँ सिविल, जैसे हमने पीछे बताया था, सिविल राइट मूवमेंट हुआ। आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे अमेरिका में। और इस सिविल राइट मूवमेंट के बाद में वहाँ के लोगों को अधिकार मिला उसी संविधान के माध्यम से कि नहीं, सबको इक्वलिटी की अधिकार मिलेगी। तब जा कर के वहाँ के संविधान में ये जो विशेषाधिकार था वो ख़त्म हुआ और जा कर के चाहे वो काले हो या गोरे हो, सबको एक समान अधिकार दिया गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी देश का संविधान उस देश का एक प्रकार से आईना होता है। उस देश के संविधान को स्टडी करने से हम उस देश के सोसाइटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वह देश कैसे चलता है, वहाँ के लोग कैसे होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें वी फाइंड द रूल्स बाय विच ए सोसाइटी वुड फंक्शन, जिसके आधार पे कोई समाज काम करेगा। ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्क्राइब की अभी तक। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक क्या है कि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता है। तो जैसे कि आपको पता है किसी भी समाज और किसी भी जगह को चलाने के लिए कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है ना। तो फर्स्टली द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स and principles that all persons in a country can agree upon, as the basis of which the country would be governed, and also the idea that the country should uphold, है ना। तो बिना किसी, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसे डिक्टेटरशिप है, राजतंत्र था हमारे देश में इससे पहले, है ना। अभी डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट जो हैं वो किसी न किसी रूल जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। वहाँ के लोग उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वह राजतंत्र हो, चाहे वह लोकतंत्र हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो। सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कुछ न कुछ लिखित रूल होता है जिसके बेस पे वहाँ के लोग काम करते हैं। ठीक है, तो
इसलिए बिना किसी रूल और रेगुलेशन का कोई भी जगह, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उसको नहीं गवर्न किया जा सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कल्पना ही नहीं कर सकते लोकतंत्र का, है ना। आइए इसको आगे बताते हैं किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, एंड सेकेंडली, है ना, सेकेंडली द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को भी क्या करता है, डिफाइन करता है कि वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, है ना। क्या वहाँ का की सत्ता चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होगी, कि वहाँ के देश को राजा चलाएगा, कि वहाँ की सत्ता आम जनता के हाथ में होगी। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये संविधान बताता है कि वहाँ का सरकार कैसा है, वह कैसे काम करेगी। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, अब यहाँ देखें एक टर्म आया है डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक। यहाँ देखें डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है, लोकतंत्र, है ना। यानी यहाँ देखें डेमो मतलब क्या होता है, डेमो मीन्स जनता, डेमो मीन्स पब्लिक, ठीक है। डेमो मीन्स देखें पब्लिक, डेमो मीन्स पब्लिक, और क्रेसी मीन्स राज, यानी पब्लिक का राज, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मीन्स पब्लिक का राज। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो दुनिया में अधिकतर मोस्ट ऑफ द कंट्री हैविंग द डेमोक्रेसी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव द डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी में कह रहा है कि संविधान का होना बहुत ही आवश्यक है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, but it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। कह रहा है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आवश्यक है होना, है ना, कंपलसरी है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन, सभी देश के पास but it is not necessary that all country that have constitution, सभी कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे पता है आपको कि जो नेपाल था, नेपाल में वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो थी, ठीक है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं था, है ना। फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज रूल्ड बाय द किंग। वहाँ के संविधान में था कि वो देश को कौन चलाएगा, राजा चलाएगा। तो वहाँ राजा के राज था, राजतंत्र था। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट ड्यू टू द पीपल्स मूवमेंट, लेकिन वहाँ के लोगों के आंदोलन के बाद वहाँ के लोगों में काफ़ी क्या हुआ, मूवमेंट किए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट ड्यू टू द पीपल्स मूवमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज एंड नेपाल बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन वहाँ लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ें उठाई, आंदोलन किए, मूवमेंट किए बड़े बड़े, तो जा कर के वहाँ के संविधान में संशोधन किया गया और फिर नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाया, ठीक है। फिर नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यू कैन से जो नेपाल में पहले राजा
का राज हुआ करता था, तो वहाँ का संविधान में वही लिखा हुआ था। तो वहाँ का जो पब्लिक था, वहाँ का जो समाज था, वैसे ही फंक्शन करता था। ठीक है। फिर लोगों ने वहाँ नेपाल में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लोग सड़कों पे उतरे राजतंत्र के खिलाफ, काफ़ी दिनों तक मूवमेंट किए, तब जा कर के बड़े तौर पे नेपाल में संघर्ष हुआ लोकतंत्र के लिए। तब जा कर के वहाँ के संविधान में बदलाव हुआ और नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। तो यही हम बोल रहे हैं कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही कंपलसरी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री हो, है ना। तो डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों कि जो ये जनता का राज होता है। जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में दो टर्म है, डेमो एंड क्रेसी। डेमो मीन्स पब्लिक, क्रेसी मीन्स राज, इट मीन्स पब्लिक का राज। ठीक है ना। तो इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स। पब्लिक अपने लीडर को चुनने का उनको अधिकार होता है, सो दैट they can rule responsibility on our behalf. However, the leaders might misuse their authority, so the constitution safeguard us against this by giving fundamental rights to the citizen। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि पब्लिक ने किसी जनता को किसी को अपने नेता के रूप में सिलेक्ट किया, अब वो आदमी निरंकुश ना हो जाए, है ना, लोगों के ऊपर अत्याचार ना करे, इसलिए हमारा संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल क्या दिया है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट दिस बाय गिविंग फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति जिसको पब्लिक ने एक बार चुन दिया, तो ऐसा ना हो कि उसका दिमाग चेंज हो जाए और लोगों पर वो अत्याचार करने लगे पावर में आने के बाद। तो इसको नज़र में रखते हुए संविधान ने इससे पब्लिक को बचाया है, सेफ गार्ड किया है और पब्लिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। इन ए डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी कैन continuously enforce decision that exclude minority and go against their interest। ताकि डेमोक्रेसी में भी कुछ खामियां हैं, जिसको डेमोक्रेसी में जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि डेमोक्रेसी में भी खामियां हैं। तो डेमोक्रेसी वो है जो जिसमें कंटिन्यू खामियों को दूर किया जाता रहता है संविधान में नए नए कानून को ला करके। तो वही एक्चुअल डेमोक्रेसी होता है। ये नहीं कि जो नियम लिख दिया गया किसी काल समय परिस्थिति के अनुसार वही नियम आने वाले सदियों में भी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो एक्चुअली जो डेमोक्रेसी है वो पब्लिक का राज है। तो पब्लिक के सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो चुनी हुई सरकार है उसको कानून बनाना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में लगातार उसको सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए सरकारें काम करती रहती हैं। ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन इन इंटर कम्युनिटी डोमिनेंट। तो इसलिए वीकर कम्युनिटी को भी, जैसे मान लीजिए कि जो मेजर कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है वही बार बार डोमिनेट करेगी जो माइनॉरिटी है। तो इसलिए संविधान ने माइनॉरिटी के राइट को भी सेफगार्ड किया है, ताकि कोई मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो दूसरे को नहीं दबाए। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी और एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डेमोक्रेसी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन संभव नहीं है और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट कर सकता।
तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसके लिए हम आगे समझें। थर्डली, द कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से भी बचाता है। इट इज़ पॉसिबल that the people might come to strongly believe that the party politics is so much rubbish that we need a strong dictator king to see this right। अब मान लीजिए कि कभी पब्लिक के मूड में ऐसा हो कि सभी पार्टियां जो है बेकार है, वो उनके लिए काम नहीं कर रही है या निरंकुश हो चुकी है, सभी पार्टियां बेकार है। कभी पब्लिक के मूड में ऐसा विचार आए और वो बहुत ही मजबूती से ये सोच ले कि नहीं, हम लोग किसी एक स्ट्रांग आदमी के हाथ में सत्ता को दे देते हैं, है ना, तो वही इस देश को चलाएगा, यानी डिक्टेटर बना देगा किसी एक आदमी को। तो फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे? फिर हम लोग राजतंत्र में लौट के चले जाएंगे, डेमोक्रेसी से। तो ऐसा करने से भी संविधान हमें बचाती है। तो किंग टू सेट द राइट स्वेप्ट बाई इमोशन, हम अपने भावनाओं के अनुरूप, ठीक है, वी मे नॉट रियलाइज दैट दिस गोज अगेंस्ट आवर ओन इंटरेस्ट इन ए लॉन्ग रन, सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर द easy overthrow the provision of the guarantee rights and freedom of the citizen ना। तो इसलिए ये बहुत आसानी से नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन इससे हमें मना करता है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रूटल कॉलोनीज ब्रिटिश रूल द कन्विंस इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, है ना। एक काफ़ी लॉन्ग अंग्रेजी हुकूमत के बाद, है ना, ब्रूटल मतलब क्या, बहुत ही उसको क्या बोल सकते हैं, क्रूअल रूल के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने सोचा कि इंडिया में क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी और यहाँ के सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, एक संविधान होगा और संविधान के अनुसार हमारा देश चलेगा और यहाँ जनता का राज होगा, ठीक है। जनता यहाँ के सरकार को चुनेगी और वही चुनी हुई सरकार जो होगी इस देश पे राज करेगी, इस देश को चलाएगी, पब्लिक के लिए काम करेगी। तो व्हेन इंडिया वाज अबाउट टू गेट इंडिपेंडेंस, है ना, व्हेन इंडिया वाज अबाउट टू गेट इंडिपेंडेंस a group of 300 prominent people became member of the constituent assembly, ठीक है। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद कम से कम 300 ना, ए ग्रुप ऑफ 300 प्रोमिनेंट पीपुल। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोमिनेंट मतलब वो स्कॉलर होते हैं, जो विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, हर जगह के चीज़ों के बारे में उनको जानकारी है। हर स्टेट, चूँकि आपको पता है कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, सभी के रंग रूप वेशभूषा, सभी के रीजन अलग अलग थे, लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते थे, तो उन सब में अलग अलग कंडीशन थी, है ना। तो उन सब क्षेत्रों के कंडीशन को समझने वाले जो स्कॉलर थे, वैसे कम से कम ग्रुप ऑफ 300 प्रोमिनेंट पीपुल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया 1946 में, एंड दे मीट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years, और वो लोग अगले 3 साल तक समय समय पे एक जगह मिलते रहे एंड राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते रहे, ठीक है।
और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठित की गई 1946 में, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। आप देखिए इसमें मोर देन 300 ग्रुप ऑफ पीपुल जो इंडिया की हर जगह से बिलोंग करते थे और विद्वान थे, सभी जगहों के बारे में उनको पूरी जानकारी थी। वैसे लोग इकट्ठा होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और यहाँ बैठ कर के 3 सालों तक लोग यहाँ बैठ के मिलते थे और संविधान को लिखने का काम करते थे। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो थे। ठीक है, और फाइनली हमारा संविधान का एक प्रारूप में हुआ, और हमारा जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसके अनुसार अब हमारा देश गवर्न किया जाता है। देखिए सभी लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। इन सभी लोगों की मेहनत और इन सभी लोगों की सोच और आदर्शों के बदौलत आज हमारा देश डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है जो दुनिया में एक मिसाल पेश करती है। इंडियन डेमोक्रेसी, यहाँ सर्वधर्म समभाव और इतने डाइवर्सिटी के बावजूद वी ऑल इंडियंस आर इक्वल एंड वी ऑल यूनाइट एज एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडिया। ओके, तो राजेंद्र प्रसाद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको आप लोग जानते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो बच्चों, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा कि किस प्रकार से कैसे देश की आज़ादी के बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हम लोगों ने समझा। देखें कि द टास्क वाज वेरी डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, है ना। द कंट्री वाज मेड ऑफ वेरियस कम्युनिटी विथ डिफरेंट लैंग्वेजेज, रीजन, कल्चर, ऑल्सो दैट टाइम इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन भी था, तो वाज इमिनेंट princely states were undecided of their future and the social economic condition of the people was very poor, है ना। उस समय काफ़ी गरीबी थी और इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी था, तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी। They gave a visionary documents that respect the diversity of the people while preserving national unity. It was also concerned for eradicating poverty through the social economic reforms। तो इतनी मेहनत के बाद हमारा संविधान बना। काफ़ी चुनौती था सबों के पास कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी विविधताओं से भरा हुआ देश, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान बना और लागू हुआ। जो हमने कहा कि उस समय इंडिया के पार्टीशन का भी वक्त था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के फाउंडर बने
वहाँ पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन के समय हम उसकी अब स्टोरी में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक डिटेल हो सकता है। तो ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, जिससे यह एक विजनरी डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ, जो सबके डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए, नेशनल यूनिटी को कायम रखते हुए, गरीबों के गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रकार के रिफॉर्म लाने का काम करते रहती है। तो देखेंगे कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें वह उस देश को चलाने के लिए इसके कुछ लेवल बनाए गए, है ना। गवर्नमेंट कैटेगराइज द लेवल, है ना, किसको क्या काम करना है। तो इसमें देखेंगे तो स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट क्या मतलब है? स्टेट मतलब वो रीजन, है ना, जिसका एक अपना पहचान हो, अपना राज हो, है ना, अपने क्षेत्र, रीजन। स्टेट जैसे इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, है ना, चाइनीज स्टेट, यह एक अलग खित्ता है ना, उस रीजन है जहाँ पे स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल रहते हैं और वहाँ पे उनका राज होता है, उसको बोलते हैं स्टेट। ठीक है। तो द स्टेट रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट represents a sovereign people who occupy a definite territory like the Indian state, the Nepali states, etc. The Indian state has the democratic form of government. इंडियन स्टेट में क्या है बच्चों? तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। तो the government on the other hand is responsible for administrating and enforcing the law। जो जैसे पब्लिक को सरकार चुनने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं, और सरकार को लॉ बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का और लॉ को इन्फोर्स करने का राइट है। द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो आप स्टेट और गवर्नमेंट को एक नहीं समझेंगे। स्टेट अलग है और गवर्नमेंट अलग है। स्टेट जहाँ यूज होता है उसका अलग मीनिंग होता है, गवर्नमेंट जहाँ यूज होता है उसका अलग मीनिंग होता है। आर टू डिफरेंट टर्म्स विच कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली। ओके, दोनों एक मीनिंग के लिए यूज नहीं हो सकते। तो की फीचर क्या है कि इंडिया, जैसे हमें पता है कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है फेडरलिज्म है ना। तो ये अलग अलग स्टेट अलग अलग खित्तों से जुड़ के बना है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज़ादी से पहले इंडिया 400 से अधिक किंगडम्स हुआ करता था। ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म जो है, इसकी यह हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें इट रेफर्स टू द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना। फर्स्ट लेवल क्या है बच्चों? तो सेंट्रल लेवल है। ठीक है। सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार, आप समझते हैं। स्टेट लेवल यानी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यहाँ नीतीश कुमार बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। इनको अपना अधिकार है बिहार को अपने हिसाब से, बिहार के संविधान के हिसाब से चलाने का। एंड थर्ड लेवल इज पंचायती राज। तो जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें 3 लेवल है। फर्स्ट है सेंट्रल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल, तीसरा है पंचायती राज। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हमारा संविधान मजबूत करता है। देयर वेयर वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है। सो द गवर्नमेंट वर्किंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली वाज नॉट सफिशिएंट। क्या था कि इतना वास्ट कंट्री है और दिल्ली में जो हमारे देश का कैपिटल है, वहाँ बैठ करके देश को चलाना काफ़ी
मुश्किल भरा काम था, इसलिए हमारे देश में फेडरलिज्म स्ट्रक्चर हुआ और 3 लेवल में देश को लेवल किया गया, पार्ट किया गया इसका कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज. Another level of government in the state was needed. While each state enjoy autonomy in certain issue subject of national concern, it required that all of these states follow the law of सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश को लॉकडाउन किया, तो ये उसका चूँकि ये नेशनल एक इशू था तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, ठीक है ना. तो उन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन किया और धीरे 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 इसमें छूट देने का भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और धीरे धीरे कुछ अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जो वो डिसीजन अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग ले सकें. तो यह स्ट्रक्चर है, ठीक है. The Constitution lists the issue that each tier of government can make law and also where each tier of government can get the money to do this work. तो किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसे चाहिए. अब वो पैसे कहाँ से आएगा? तो ऑफकोर्स लोग टैक्स भरते हैं. उस टैक्स के पैसे से जो गवर्नमेंट है वो देश को और अपने स्टेट को गवर्न करती है, ठीक है. तो ये देखिए पार्लियामेंट है हमारा, यह ऐसी बिल्डिंग है जो सेंट्रल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ बैठते हैं. इसको पब्लिक हाउस भी कहा जाता है. हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट जो है उसके दो पार्ट, एक क्या हो गया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा. राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है. तो इसके स्ट्रक्चर को भी आपको पता होगा पहले से. ये देखिए ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. ये पार्लियामेंट है, सेंट्रल पब्लिक हाउस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे विधानसभा. यहाँ पे जो विधायक होते हैं एमएलए जिसको बोलते हैं वो बैठते हैं और स्टेट को गवर्न करने के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है. तो और ये देखिए ये है पंचायती राज. गांव, हमारे देश में शुरू से ही पंचायती राज को मजबूत करने की कल्पना रही और आज देखेंगे कि पंचायती राज बहुत अच्छी तरह से रूल कर रही है अपने अपने जगह को डेवलप करने में. और हमारा भारतीय संविधान है जो पंचायती राज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहा है आजकल. तो ये बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी में, इसलिए जो भारत की जो डेमोक्रेसी है इसकी तुलना मतलब अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री से किया जाता है, ठीक है. दुनिया में बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं, लेकिन हमारा इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है जो दुनिया में इसके लिए जानी जाती है. तो जिसमें देखेंगे कि डिफरेंट आदिवासी लोग होते हैं, इनके अपने अधिकार है. पंचायती राज व्यवस्था में सरकार इन पे भी ध्यान प्रॉपर देती है कि सभी की अलग वेशभूषा हैं. देख रहे हैं आप पहाड़ी लोग हैं, इनकी अलग पोशाक है. तो ये सब जो डाइवर्सिटी है यह एक चुनौती के रूप में संविधान इसको स्वीकार किया और इन सब के अधिकारों की रक्षा के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा होता है, सबको इक्वल राइट देता है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखें
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द ग्रुप ऑफ पीपुल who are the age of more than 18 years, they all having a right to cast their vote for selecting their representative। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप है देश के अंदर जो सभी 18 इयर्स एज से एबव होते हैं, 18 ईयर्स से एबव एज के होते हैं और उनको वोट देने का अधिकार होता है। ऐसे ग्रुप के लोगों को जो 18 ईयर्स से ऊपर होते हैं वो सभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के मेंबर होते हैं। उन लोगों को अपने देश में प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो गवर्नमेंट चुनने का काम करते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर बैकग्राउंड कैन ऑल्सो contest in election। the representative are accountable to the people। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो वो सभी 18 ईयर्स एबव जो होते हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होता है। वो वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं देश में सरकार बनाते हैं और सरकार को गवर्न करते हैं। पब्लिक जो गवर्नमेंट गवर्न करती है देश को। और इस प्रकार से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। तो बच्चों अभी हम यहीं पे ये पार्ट 1 है ना, चैप्टर 1 का ये पार्ट 1 है। इसके बाद इस चैप्टर को पार्ट 2 में हम कंक्लूड करेंगे। अभी बहुत सारी टॉपिक इसमें बच गई है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को केयरफुली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। इस पूरे वीडियो को कहीं भी दिक्कत हो आप पॉज करके इसके सभी जो कंटेंट है उसको नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के रूप में। आई होप आप समझेंगे इस पूरे वीडियो को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी चैप्टर को फिर से हम इस चैप्टर को अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।